तो हम बोलना है प्लीम्यूथ यहाँ पे हो गई है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने लास्ट वीडियो से स्टार्ट किया है 12th बोर्ड लेवल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बायो में आते हैं। ये चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं। 12th बोर्ड लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला चैप्टर 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। 8 क्वेश्चन मैंने करे थे पिछली क्लास में डिस्कस। उसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें और भी हैं, तो अब कर रहे हैं हम लोग इसको आगे। जैसे 9th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन। ये 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है एंजियोस्पर्म की। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से करेंगे। मैं हिंट्स लिख देता हूं कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्योंकि जो पॉलन ग्रेन होती है, इसको मेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है, इसमें 2 मेल गैमीट होती है। ठीक है, पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट है। पॉलन ग्रेन कंटेन्स 2 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट। और इस कारण से एक मेल गैमीट जो होती है वो फ्यूज कर जाता है एग सेल से। एग सेल जो हैप्लॉइड होती है, इस 2 में से एक मेल गैमीट, 1 मेल गैमीट फ्यूज कर जाती है एग सेल से और इस तरीके से डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है और जाइगोट एन हो गया एग सेल का और मेल गैमेट की एन, ये मिलके बना लिया एक डिप्लॉयड जाइगोट, 2n वाली जाइगोट। और इस प्रोसेस में चूंकि जाइगोट की फॉर्मेशन हुई है, इसलिए इसे बोला जाता है सिनगैमी। दिस इज नोन एज सिनगैमी। 2 मेल गैमीट होने के कारण 2 अलग अलग हैप्लॉइड सेल से फ्यूज करता है, इसलिए इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसकी पहली प्रोसेस होती है सिनगैमी और दूसरा मेल गैमीट जो इसमें फ्यूज कर जाता है उसमें जो पोलर न्यूक्लियाई है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई 2 होती है सेंट्रल सेल की, और सेंट्रल सेल की पोलर न्यूक्लियाई के साथ दूसरा वाला अदर मेल गैमीट, अदर मेल गैमीट फ्यूज कर जाती है। ये भी हैप्लॉइड है, तो 2n हो गया यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई की और 1n हो गया मेल गैमीट का, और इस तरीके से 3n वाली प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, इसके न्यूक्लियस को प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कहा जाएगा। इस वाले न्यूक्लियस को हम लोग बोल देंगे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और चूंकि यहाँ पे ट्रिप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए हम लोग इसका नाम रख लेते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बारी फर्टिलाइजेशन होती है। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसमें पॉलन ग्रेन के 2 मेल गैमीट 2 बार फ्यूज करता है। एक तो फ्यूज कर जाता है एग सेल से जिसका नाम है सिनगैमी, और दूसरी बार ये फ्यूज कर जाती है
दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिसे ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है, और इससे ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमें इस बात को एक्सप्लेन कर देना है। 2 मार्क्स या कभी कभी 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस ये होते हैं, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंस की बात यदि साथ में जोड़ दिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, मतलब एम्ब्रियो सैक है, उसकी आगे की डेवलपमेंट तभी पॉसिबल होगी जब यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ही आगे की प्रोसेस शुरू होती है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस को बोल देंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशनल चेंज। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशनल चेंज से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लोग आगे यहां पे देखते हैं। जैसे पोस्ट फर्टिलाइजेशनल चेंज से एक क्वेश्चन आता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो गई, जब जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, तो एम्ब्रियो कैसे बन जाता है। एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रायोजेनेसिस पूछ रहा है ये, और साथ में बोल दिया है कि डायग्राम के थ्रू आप इस आंसर को एक्सप्लेन करिए। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी की है। यहां पर सबसे पहले जो साइनर्जिड यहां पे ये दो दिखाया गया है कि ये दो साइनर्जिड है, यानी माइक्रोपाइलर टर्मिनल इसका ऊपर में है, माइक्रोपाइल ऊपर में है, और चैलेजा नीचे की तरफ है, जहां पर कि 3 एंटीपोडल सेल है। यहां पर है चैलेजा। तो जब डबल फर्टिलाइजेशन होती है तो पोलन ट्यूब की एंट्री यहीं से होती है, डीजेनरेटेड साइनर्जिड से, और वो जाके एग सेल से फ्यूज करके यहीं पर ये जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। हम लोग लास्ट वीडियो में पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसे होती है वो देख लिए थे, और वहीं से ये जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और इस जाइगोट की आगे कैसे डेवलपमेंट होगी, इसी प्रोसेस का नाम है एम्ब्रायोजेनेसिस। तो यहां पर सबसे पहले माइक्रोपाइलर टर्मिनल को मैं एम लिख रहा हूं, चैलेजल टर्मिनल को सी। यहां पर चैलेजा नीचे की तरफ और माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ है। तो सबसे पहले जो जाइगोट के सेल होते हैं वो इलोंगेट हो जाते हैं, और उसमें सेल वॉल की सेक्रीशन हो जाती है, थिक सेल वॉल की सेक्रीशन हो जाती है। तो स्टेप वाइज कैसे लिखेंगे, पहला स्टेप इसमें हम लोग लिख लेंगे कि सेल वॉल सेक्रीशन इन जाइगोट। अब ये जाइगोट इलोंगेट हो गया। अगला पॉइंट है जाइगोट इलोंगेट। अब जाइगोट के अंदर एक डिवीजन माइटोसिस होगी, जिसमें प्लेन ऑफ डिवीजन हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगी, जिससे ऊपर की तरफ एक सेल माइक्रोपाइल की तरफ और एक सेल चैलेजा की तरफ बन गई। तो जो दो सेल यहां पे बना, माइक्रोपाइलर टर्मिनल में जो सेल बनता है उसे बोल देते हैं सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल ये माइक्रोपाइल की तरफ बन गया, और दूसरा एम्ब्रायनिक सेल, एम्ब्रायनिक सेल ये चैलेजल टर्मिनल पे बन गया। अगला पॉइंट लिखना है हमें कि सस्पेंसर सेल में कई बार हॉरिजॉन्टल डिवीजन होती है, जिसकी वजह से सस्पेंसर एक कॉलम ऑफ सेल्स बन जाते हैं। यहां पे कॉलम ऑफ सेल्स बन गई, और जो फर्स्ट सेल है माइक्रोपाइल की तरफ, ये स्वेल कर जाता है, वाटर एब्जॉर्ब करेगा और इसकी स्वेलिंग हो जाती है, और ये जाके माइक्रोपाइल से अटैच हो जाता है। ये स्वेल्ड वाले सेल को हम बोल देते हैं हॉस्टोरियल सेल। हॉस्टोरियल सेल। और सस्पेंसर सेल इलोंगेट हो गया, ठीक है। सस्पेंसर सेल में हम लोग बोलेंगे कई बार
हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगी जिससे कॉलम ऑफ सेल बन जाएंगे, कॉलम ऑफ सेल बन गए और इसी का नाम रख लेंगे सस्पेंसर। ठीक है। और इसकी वजह से जो ऊपर की तरफ वाला ये सेल है, ये सस्पेंसर सेल था, सस्पेंसर सेल, और ये वाला सेल है एम्ब्रायनिक सेल, एम्ब्रायनिक सेल। तो इस एम्ब्रायनिक सेल में अब दूसरा वाला जो ये एम्ब्रायनिक सेल है चेलेजा की तरफ, ये एम्ब्रायनिक सेल, इसमें प्लेन ऑफ डिवीजन कोई फिक्स नहीं होती है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन के कारण एक ग्लोब्यूलर मास बन जाता है, यहां पर सेल की ग्लोब्यूलर मास बन जाती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। यहां पे ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन गया। ठीक है। इसमें बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, वर्टिकल डिवीजन के कारण ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन गया। ग्लोब्यूलर, इसे प्रो एम्ब्रियो कहा जाता है, प्रो एम्ब्रियो। अब इस प्रो एम्ब्रियो की दोनों कॉर्नर पर, इस दोनों तरफ में रेट ऑफ सेल डिवीजन फास्ट हो जाती है, जिससे कि यहां पर ये दो कॉटिलिडन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहां पे शुरुआत में ये हार्ट शेप के स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए बोलेंगे अब यहां से हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाती है, हार्ट शेप एम्ब्रियो। और यदि डाइकॉट प्लांट है तो ये दो कॉर्नर की सेल डिवीजन रेट फास्ट कंटिन्यूअसली होती रहती है, और फाइनली यहां से यही वाला ये दो कॉटिलिडन बन गया, एक कॉटिलिडन इधर बन गया, एक कॉटिलिडन इधर बन गया। तो जो यहां पे कॉटिलिडन की फॉर्मेशन हुई है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इसकी यदि देखी जाए, यहां पर ये प्लिम्यूल की फॉर्मेशन कर लेता है, ये बीच में बन गया एम्ब्रायनिक एक्सिस। तो चेलेजा की तरफ का एम्ब्रायनिक एक्सिस कहलाता है एपिकॉटिल, जिसकी टर्मिनल पार्ट को बोल देते हैं प्लिम्यूल, और जो माइक्रोपाइल की तरफ है उसे बोल देते हैं हम लोग एपिकॉटिल, हाइपोकॉटिल। और हाइपोकॉटिल के टर्मिनल पार्ट को इसे बोल दिए हाइपोकॉटिल। और ये चेलेजा की तरफ वाला एपिकॉटिल, एपिकॉटिल, जिसकी टर्मिनल का नाम दिए प्लिम्यूल। और ये जो हाइपोकॉटिल है, इस हाइपोकॉटिल के टर्मिनल वाले पार्ट को हम लोग बोल देंगे रेडिकल, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और इसी रेडिकल से आगे चल के रूट की फॉर्मेशन होनी है। तो जैसे क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस, तो एक जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के प्रोसेस का नाम है एम्ब्रायोजेनेसिस। तो वो इस तरीके से बनता है, जिसको स्टेप वाइज हम लिखेंगे कि सबसे पहले इस जाइगोट में सेल वॉल की सेक्रेशन हुई, इलोंगेट हो गया, इलोंगेट हो गया जाइगोट। अब जाइगोट में एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुई, जिससे कि दो सेल बन गए। माइक्रोपाइल की तरफ एंड वाला कहलाया सस्पेंसर सेल, और एम्ब्रायनिक सेल कहलाया चेलेजल टर्मिनल पर। जो सस्पेंसर सेल है, इसमें कई बार हॉरिजॉन्टल डिवीजन से कॉलम ऑफ सेल बन गई, और उसका नाम है सस्पेंसर। और जो एम्ब्रायनिक सेल है, इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन दोनों हुई, जिससे पहले ग्लोब्यूलर प्रोएम्ब्रियो बन गई, दो कॉर्नर पे सेल डिवीजन रेट फास्ट हो गया, उसकी वजह से हार्ट शेप एम्ब्रियो पहले बनी। और वो यदि डाइकॉट है तो दोनों कॉर्नर में डिवीजन हुई, दो कॉटिलिडन। मोनोकॉट है तो सिंगल कॉटिलिडन की फॉर्मेशन होती है, जिसको स्क्यूटेलम कहते हैं, जिसे आगे के क्वेश्चन में यहां पे दिखाया गया है। ये एक बारी देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट, हाँ, ये वाला है मोनोकॉट।
मोनोकॉट के केस में ये जैसे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, साथ में कर लेते हैं हम लोग, कि यहां पर एक मोनोकॉट की एम्ब्रियो की डायग्राम बनी हुई है। तो इसमें एक सिंगल कॉटिलिडन, एक ही कॉर्नर में ये ग्रोथ होती है, मैंने ऐसा बताया, तो इसका नाम रख लिए कॉटिलिडन। कॉटिलिडन। अब कॉटिलिडन में यहां पर जो मोनोकॉट की होती है, इस कॉटिलिडन को स्क्यूटेलम कहा जाता है। स्क्यूटेलम नीचे का पार्ट हो गया यहां पर, ये वाला रेडिकल का पार्ट हो गया, और ये वाला हो गया प्लीम्यूल का पार्ट। तो प्लीम्यूल की जो कवरिंग होती है मोनोकॉट में, प्लीम्यूल और ये वाला रेडिकल, प्लीम्यूल की कवरिंग ये है, सील्ड शेप या बोलेंगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको बोल देते हैं कॉलियोप्टाइल। तो सेकंड वाला स्ट्रक्चर जो इस डायग्राम में लेबल किया हुआ है, ये है कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल। और जो रेडिकल को कवर करने वाला पोर्शन है, ये वाला थर्ड नंबर जैसे लिखा हुआ है, इसको बोल देंगे कॉलियोराइजा। कॉलियोराइजा। तो आज हमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी साथ में डिस्कस करना है, बोर्ड लेवल में जो आते हैं। उसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, डायग्राम बेस्ड, एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है कि इसके डिफरेंट पार्ट को आप लेबल करिए। तो इसमें फर्स्ट वाला हो गया स्क्यूटेलम। तो स्क्यूटेलम यहाँ पे ए और बी में दिया हुआ है, तो आंसर ये 1 या बी ही होगा। अब इसमें सेकंड में मैंने लिख दिया कॉलियोप्टाइल, तो कॉलियोप्टाइल यहां भी दोनों में लिखा हुआ है। लेकिन थर्ड वाला है ये कॉलियोराइजा, ये कॉलियोराइजा सिर्फ बी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ऐसे मल्टीपल चॉइस में हम इसका आंसर बी कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द लेबल्ड एज 1 2 3 इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। साथ में अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, कि एम्ब्रायोजेनेसिस प्रोसेस को डायग्राम से एक्सप्लेन करिए। तो डाइकॉट के लिए यहां पे दिया हुआ है, मोनोकॉट का डायग्राम मैंने अभी दिखा दिया। बातें वहां भी इसी तरीके से लिखेंगे, सिर्फ जो हार्ट शेप एम्ब्रियो है इसके आगे की प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी कि एक ही कॉर्नर में यहां पे सेल डिवीजन होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड का लेवल के लिए हम लोग यहां पे देखते हैं, और वो है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, ये वाला है एक्स। एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रायनी क्या होती है? तो देखो, ये जो एपोमिक्सिस है, सीड की फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं। लेकिन जो सीड की फॉर्मेशन होती है, एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट प्रोडक्ट सीड होता है। दूसरी बात कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं ओव्यूल के अंदर, डिप्लॉयड सेल कौन कौन से हैं? तो जैसे न्यूसेलस के सेल, न्यूसेलस, या कभी कभी क्या होता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, इसकी मियोसिस नहीं होती है और ये 2n ही रह जाता है। तो मेगास्पोर मदर सेल को हम बोल सकते हैं डिप्लॉयड एग। डिप्लॉयड एग। इन दोनों सेल से, या इस तरीके की ओव्यूल के अंदर और भी सेल हो सकती है, लाइक इंटेग्यूमेंट का हो सकता है, या कभी कभी एनाट्रोपस ओव्यूल में फ्यूनिकल की एंट्री हो जाती है, वो सेल हो सकता है। यदि बिना किसी फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर ले, तो ये स्ट्रक्चर जिसमें प्रेजेंट है, जिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, दैट इज ओव्यूल की बात कर रहे हैं। तो ओव्यूल पूरा का पूरा सीड बन जाता है, और उस सीड के अंदर एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन यहां पे हो गई है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो एपोमिक्सिस,
किस टाइप की प्रोसेस हुई, बोलेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कंप्लीट इसका आंसर यदि हम करें व्हाट इज एपोमिक्सिस, तो बोलेंगे सीड फॉर्मेशन की प्रोसेस जो बिना फर्टिलाइजेशन के हो। ठीक है, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, तब ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे एपोमिक्सिस। और इस कारण से एपोमिक्सिस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अब यदि ऐसी बात हो गई कि न्यूसेलस की एक सेल एम्ब्रियो बना लिया, तो जो एक ओव्यूल में, इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होती है, और एम्ब्रियो सैक में एक एम्ब्रियो नॉर्मल डबल फर्टिलाइजेशन से बन गया। तो एक एम्ब्रियो बन गया एम्ब्रियो सैक के अंदर, और कुछ एम्ब्रियो जो न्यूसेलस सेल से बना है ये भी आ गया। तो एक ही सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो गई। एपोमिक्सिस एक कारण है कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो सकती है। तो एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो जाए तो इस कंडीशन का नाम है पॉलीएम्ब्रायनी। बोलेंगे 2 और मोर देन 2 एम्ब्रियो इन ए सिंगल सीड। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम लोग, जो सिट्रस वाली प्लांट होती है इसके सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो है, या ग्रास के अंदर, ग्रास इसकी नंबर एम्ब्रियो की एक से ज्यादा होती है, और ऐसे ही कंडीशन को बोल देते हैं हम लोग पॉलीएम्ब्रायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंशिएट करने वाले, जैसे यहां पर है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेरिस्पर्म और पेरिकार्प। पेरिकार्प का मतलब होता है फ्रूट वॉल। पेरिकार्प को फ्रूट वॉल भी कहते हैं। फ्रूट वॉल जो 3 डिफरेंट लेयर्स की बनी होती है। सबसे बाहर वाले फ्रूट वॉल को बोला जाता है एपिकार्प, मेसोकार्प, बीच वाले को मेसोकार्प, और सबसे नीचे वाले को एंडोकार्प कहते हैं, एंडोकार्प। और ये डेवलप कहां से होता है? पेरिकार्प डेवलप करता है, डेवलप्स फ्रॉम ओवरी वॉल। ओवरी जब फ्रूट की फॉर्मेशन करेगा तो ओवरी की वॉल फ्रूट वॉल बना लेता है, और मोस्ट ऑफ द फ्रूट में इसी ओवरी वॉल का कोई पार्ट एडिबल होता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है। तो यदि ये फ्रूट की कोई पार्ट एडिबल ना हो तो ऐसे फ्रूट को ही फॉल्स फ्रूट कह देते हैं। जैसे एप्पल का या पियर का या स्ट्रॉबेरी की फ्रूट जो होती है वो थैलमस एडिबल होता है। तो थैलमस ओवरी का पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोग बोल देंगे कि स्ट्रॉबेरी एक फॉल्स फ्रूट है, एप्पल पियर फॉल्स फ्रूट है। खैर, तो यहां पर पेरिकार्प का मतलब हम लोग समझ लिए हैं। अब यहां पे डिफरेंस बताना है हमें पेरिकार्प का पेरिस्पर्म के साथ। अब पेरिस्पर्म क्या होता है समझना है। तो पेरिस्पर्म कुछ प्लांट के अंदर, जैसे बीट में या ब्लैक पेपर में, न्यूसेलस परसिस्टेंट हो जाती है। न्यूसेलस परसिस्टेंट मतलब फ्रूट बन गया और फिर भी कंज्यूम नहीं हुआ। नॉर्मल कंडीशन में न्यूसेलस कंज्यूम हो जाती है फ्रूट फॉर्मेशन के समय, लेकिन यदि परसिस्टेंट रह जाए तो अब इसी न्यूसेलस वाले स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है पेरिस्पर्म, जो बीट या
ब्लैक पेपर में प्रेजेंट होती है। तो डिफरेंस ये हो गया कि पेरिस्पर्म न्यूसेलस से बनता है और पेरिकार्प ओवरी वॉल से बनता है, जिसके बारे में मैंने यहां बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन डिफरेंशिएट करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिनकार्पस और एपोकार्पस, ओवरी के अंदर जो कार्पेल होती है उसकी कंडीशन को एक्सप्लेन करने को बोला जा रहा है। तो जैसे यहां पर एक ही ओवरी के अंदर एक से ज्यादा कार्पेल हो, तो एक से ज्यादा कार्पेल आपस में यूनाइटेड फॉर्म में रह सकती है या अलग अलग भी रह सकता है। तो जो डायग्राम यहां पे समझाने के लिए मैंने बना रखा है, ये एनसीईआरटी की ही डायग्राम है। तो एक बार इस डायग्राम को इनलार्ज करके हम देख लें। तो यहां पर ये वाला है, फर्स्ट वाला डायग्राम है पॉपी प्लांट की, पेपेवर। जिसमें कार्पेल ये बहुत सारे आपस में जुड़ गए हैं। जैसे इसमें कार्पेल है ये वाला, ये एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये बहुत सारे कार्पेल यहां पर आपस में सारे के सारे जुड़ गए। ठीक है, तो कार्पेल यदि यूनाइटेड फॉर्म में यहां पे प्रेजेंट हो तो इस कंडीशन को ही बोल देते हैं सिनकार्पस। और इसमें यदि हम देखें तो यहां पे कार्पेल जो होता है ये फ्री है, जैसे ये कार्पेल अलग है, ये वाला कार्पेल अलग है। तो यहां पे कार्पेल सेपरेट फॉर्म में है। तो कार्पेल यदि अलग अलग हो जाए तो एपोकार्पस, माइकेलिया एक प्लांट है, इस माइकेलिया प्लांट में, माइकेलिया प्लांट के अंदर एपोकार्पस कंडीशन होती है, एपोकार्पस। जबकि पॉपी प्लांट, जिसे पेपेवर बोल सकते हैं हम लोग, पॉपी प्लांट, इसके सारे कार्पेल यूनाइटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, वापस हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन को। एक मिनट। क्वेश्चन हमारा है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग। थोड़ा स्क्रीन और छोटा कर ले यदि। ठीक है, तो यहां पर सिनकार्पस एपोकार्पस कर लिया हमने। प्लीम्यूल और रेडिकल अभी तुरंत समझा रहे थे कि डाइकॉट के केस में जैसे ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये वाला पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये डाइकॉट सीडेग्राम की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के ऊपर की सारी पार्ट एपिकॉटिल कहलाएगी, ये एपिकॉटिल। तो एपिकॉटिल किधर होगा? चैलेजा की तरफ। पिछले डायग्राम में चैलेजा एनसीईआरटी में नीचे की तरफ बना हुआ है, अब इस डायग्राम में ऊपर की तरफ बना हुआ है। तो चैलेजा की तरफ का सारा पार्ट कहलाता है एपिकॉटिल, और इसके टिप वाले, इसके टर्मिनल पार्ट को जिसपे मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होती है, प्लीम्यूल कहलाते हैं, और यही स्टेम और लीफ की फॉर्मेशन कर सकता है। जबकि माइक्रोपाइल की तरफ, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से माइक्रोपाइल की तरफ ये सारा पोर्शन कहलाएगा हाइपोकॉटिल, और हाइपोकॉटिल की टर्मिनल पार्ट को रेडिकल कहते हैं, जिसकी जर्मिनेशन से रूट की फॉर्मेशन हो जाती है। इन केस ऑफ मोनोकॉट सीड एक अकेला स्क्यूटेलम होता है, जिसके बारे में मैंने समझाया था। कॉटिलिडन का ही नाम है, मोनोकॉट के कॉटिलिडन का नाम है स्क्यूटेलम। इसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ऊपर वाले पार्ट को प्लीम्यूल, और प्लीम्यूल को कवर करने वाला पार्ट कॉलियोप्टाइल, नीचे वाला रेडिकल, रेडिकल को कवर करने वाला पार्ट कॉलियोराइजा कहलाता है। तो प्लीम्यूल रेडिकल कौन सा पार्ट है, इसका जब आंसर करेंगे हम लोग, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में ये समझाने के लिए मैंने बनाया है। इसमें बोलना है प्लीम्यूल क्या है, एपिकॉटिल की टर्मिनल पार्ट जो मेरिस्मेटिक टिश्यू कंटेन करता है। आगे चल के यही स्टेम और लीफ की फॉर्मेशन कर लेता है। और रेडिकल किसे कहते हैं?
तो रेडिकल हो गई टर्मिनल पार्ट ऑफ हाइपोकॉटिल जो रूट की फॉर्मेशन करता है आफ्टर देयर जर्मिनेशन। तो ये डिफरेंशिएट के बेसिस पर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे लिखे हुए हैं जो बोर्ड लेवल के हैं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एनी टू डिवाइसेस इन फ्लावरिंग प्लांट which prevent autogamy and geitonogamy। इस क्वेश्चन का आंसर हमें ऐसे लिखना चाहिए, ये ऑटोगैमी या जीटोनोगैमी पॉलिनेशन का एक तरीका है। ये पहले मैं समझा देता हूं, पिछले वीडियो में इसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी एक बारी देख लो। पॉलिनेशन 2 टाइप की होती है, एक तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, एक हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। अब इस सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाए तो ऐसे कंडीशन का नाम ऑटोगैमी होता है। और यदि उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाए पॉलन ग्रेन तो इसका नाम रख लेते हैं जीटोनोगैमी। ये तो मैंने पहले कुछ बातें समझा दिया, अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब एनी टू डिवाइस इन फ्लावरिंग प्लांट विच प्रिवेंट, रोक रहा है, मतलब फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर बाइसेक्सुअल है, उसमें स्टेमन भी है, उसमें कार्पेल भी है, फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। आप 2 रीजन बताइए उसका। तो अपनी एनसीईआरटी में 2 रीजन इसका दिया हुआ है। उसमें से पहला रीजन है प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी पहला डिवाइस हो गया। 2 डिवाइस बताना है फ्लावरिंग प्लांट में जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाती है, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। तो डाइकोगैमी का मतलब होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक साथ मैच्योर ना करे। यदि मेल सेक्स ऑर्गन, जैसे मेल सेक्स ऑर्गन में पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो गई, मैच्योर हो गया पॉलन ग्रेन, लेकिन कार्पेल अभी मैच्योर नहीं किया है, यदि ऐसी कंडीशन हो जाए तो इसे बोल दिया जाता है प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री। तो यदि कार्पेल मैच्योर ही नहीं हुआ तो पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकती है। और यदि कार्पेल मैच्योर कर जाए पहले और अभी तक एंथर मैच्योर नहीं किया, मतलब उसमें पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन नहीं हुई, तो इसको बोल देते हैं हम लोग प्रोटोगाइनी। तो पहला डिवाइस यहां पे हो गया यही डाइकोगैमी। दूसरी है सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन है ये जीन की वजह से होता है कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबल जीन या सेल्फ स्टेराइल जीन, स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेराइल जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो इस तरीके की पॉलिनेशन नहीं होने देता है। मान लेते हैं रिसेसिव कंडीशन में जीन प्रेजेंट है, स्मॉल एस वाली कंडीशन में है, तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो हैप्लॉइड नेचर का होता है, मियोसिस से बना है तो हैप्लॉइड नेचर का होगा। तो ये पॉलन ग्रेन के अंदर यदि सेल्फ स्टेराइल वाली जीन प्रेजेंट होगी तो ये पॉलिनेट नहीं होने देगा। इस तरीके की सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को, चूंकि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसलिए गैमेटोफाइट या गैमेटोफिटिक कंडीशन के कारण हो रही है सेल्फ स्टेरिलिटी। लेकिन यदि स्टिग्मा की बात कर ले तो स्टिग्मा डिप्लॉइड होते हैं, तो स्टिग्मा में जीन की कॉम्बिनेशन डिप्लॉइड में ये कई तरीके से हो सकता है। यदि दोनों डोमिनेंट रहा तो स्टेराइल का कोई चांस ही नहीं है। हेट्रोजाइगस में रहा, मतलब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो रिसेसिव की एक्सप्रेशन भी नहीं होने देगा। अकेला ये वाला कंडीशन यदि आ गया है
कार्पेल में, उसके स्टिग्मा में, तो ये स्पोरोफिटिक कंडीशन में, स्पोरोफिटिक कंडीशन डेवलप करेगा सेल्फ स्टेरिलिटी की। तो यहाँ 2 डिवाइस बोला जा रहा है जो ऑटोगैमी जिटोनोगैमी को रोकता है, उसमें एक आंसर कर देना है डाइकोगैमी के कारण सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी या जिटोनोगैमी नहीं हो सकती है, और दूसरा सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मतलब सेल्फ इनकॉम्पेटिबल जीन की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी या जिटोनोगैमी नहीं हो सकती है। ये 2 डिवाइस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम लोग। हाँ, पोस्ट फर्टिलाइजेशनल चेंज का ये एक दूसरा बहुत, एक तो एम्ब्रायोजेनेसिस कैसे होती है वो बढ़े, दूसरा एक ये एंडोस्पर्म। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशनल चेंज में एक तो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कब होती है, एम्ब्रियो से पहले या बाद। तो याद रखना एम्ब्रियो से पहले होती है। ट्रिपल फ्यूजन से जो बना हुआ है 3n वाला सेल, कौन सा सेल कहलाएगा, ये सेंट्रल सेल में होती है फर्टिलाइजेशन। और ट्रिप्लॉइड वाला सेल जो बन जाता है, इसका नाम बताए थे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, जिसकी न्यूक्लियस को प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कहते हैं। तो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एक स्पेशल टाइप की डिवीजन से होती है, इसे बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है, तो पहले कई बार न्यूक्लियर डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, और इसकी वजह से बहुत सारे न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो गई। अब ये स्टेप वाइज पेरीफेरी पे अरेंज होगा, और फिर इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी, साइटोकाइनेसिस होगी। मतलब यहां पर ये न्यूक्लियाई पेरीफेरी पे अरेंज होते जाएंगे, कैरियोकाइनेसिस भी कंटिन्यूड है, और अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इसका हो गया। तो पेरीफेरी में सॉलिड मास साइटोप्लाज्म की बनने शुरू हो जाएगी, और अभी यहां पर न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। तो स्टेप वाइज इस तरीके से न्यूक्लियाई, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई पेरीफेरी पे अरेंज भी होता जाएगा, साइटोकाइनेसिस भी होती चली जाएगी, और इस तरीके से बीच में एक हॉलो स्पेस जिसमें कि साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और पेरीफेरी पे सॉलिड एंडोस्पर्म बन जाएगा। ये वाला हो गया सॉलिड एंडोस्पर्म, सॉलिड एंडोस्पर्म, और बीच वाला ये हो गया लिक्विड एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहां पे कर लिए हैं, जो बोर्ड में, 12th बोर्ड में टिपिकली आते रहते हैं, और आगे भी इस साल भी आने का चांस है। ठीक है, तो ये 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लीजिए, शायद आपसे सॉल्व हो जाएगा फ्लावरिंग प्लांट के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड में, वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमन को, या वर्ल ऑफ स्टेमन बोले तो ज्यादा अच्छा है, और वर्ल ऑफ कार्पेल को बोला जाता है गाइनोसियम। ठीक है, तो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर डैश ऑफ ए फ्लावर। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसी के ग्रुप को बोल रहे हैं, और ये गाइनोसियम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो हम इसको बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव वर्ल है। वर्ल किस लिए बोला गया, क्योंकि एंड्रोसियम जैसे ये एंड्रोसियम है, एक साथ प्रेजेंट है एक ही रिंग में, तो सबको मिला के कलेक्टिवली बोल देते हैं एंड्रोसियम। ऐसा ही कार्पेल के साथ हो तो गाइनोसियम। तो इसलिए आंसर इसका हम लोग कर लेंगे रिप्रोडक्टिव वर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉल्स फ्रूट। अभी तुरंत दिखाए थे, तुरंत समझाए थे।
कि यदि ओवरी के किसी पार्ट से फ्रूट नहीं बना हो, किसी और पार्ट से बना हो, जैसे थैलमस से बनता है इन केस ऑफ एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि ये फॉल्स फ्रूट है। तो यहां पे ये है एप्पल, स्ट्रॉबेरी और ये कैस्यू नट। इन सब में थैलमस एडिबल पार्ट होती है, इसलिए ये फॉल्स फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड आइडेंटिफाई पी, क्यू एंड आर। ठीक है, ये भी फ्रूट से रिलेटेड है। पहले इसकी कंसेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। तो कंसेप्ट इसके पीछे ये है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी, पूरा का पूरा ओवरी यदि डेवलप कर गया फ्रूट में, तो इससे जो फ्रूट बनेगी ये ट्रू फ्रूट कहलाएगी। अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया। तो यहां लिखा हुआ है द फ्रूट इज डेवलप्ड बाय फर्टिलाइजेशन। यस यदि हो जाए तो ट्रू फ्रूट होगा। अब यहां पे आगे लिखा हुआ है ओनली ओवरी इन्वॉल्व इन फ्रूट फॉर्मेशन। ओवरी इन्वॉल्व हो, ठीक है, यस लिखा हुआ है, तो ऐसे फ्रूट ट्रू फ्रूट कहलाएंगे जिसमें फ्रूट वॉल के साथ साथ सीड भी प्रेजेंट होगी। ये सीडेड हो गया। अब यहां पे चलते हैं। यहां पे लिखा हुआ है फ्रूट इज डेवलप्ड बाय फर्टिलाइजेशन, नो लिख दिया है, यानी फर्टिलाइजेशन यदि नहीं हुई और फ्रूट बन गया, ओवरी से बन गया, तो ट्रू तो हो सकता है, लेकिन ऐसे फ्रूट में सीड नहीं होगी, ये सीडलेस होगा। और सीडलेस फ्रूट को बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक। तो यहां पे पहला पी वाला फ्रूट जो होगा वो बनाना है, क्योंकि इसमें सीड नहीं होती है। अब यहां पर बोला जा रहा है ओनली ओवरी इज इन्वॉल्व्ड। यदि यस है तो ट्रू फ्रूट, और यदि ओवरी के अलावा कोई और इन्वॉल्व है तो ये वाला हो गया फॉल्स फ्रूट, नो लिखा हुआ है। तो स्ट्रॉबेरी, एप्पल, पियर ये सारे हो जाएंगे क्यू। यहां पे एप्पल लिखा हुआ है और आर ये सीडेड होगा, तो मैंगो होता है सीडेड, इसलिए हमारा आंसर हो गया पी, जिसके पीछे कंसेप्ट मैंने अभी बता दिया। ओवरी से फ्रूट डेवलप करे तो ट्रू, ओवरी से डेवलप नहीं करे तो फॉल्स। बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी से डेवलप करे तो ट्रू होगा, बट सीडलेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन विथ ट्रू स्टेटमेंट फॉर ए टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब हो गया एम्ब्रियो सैक ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। तो एक एम्ब्रियो सैक में समझ लेते हैं पहले हम लोग। यदि माइक्रोपाइल इधर है, चैलेजा इधर है, तो माइक्रोपाइल में 2 साइनर्जिड होगी और उसमें से एक हो जाएगा एग सेल। ये हो गया साइनर्जिड और ये हो गया एग सेल। और चैलेजा की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे, 3 एंटीपोडल सेल, और बीच में एक बड़ा सा सेंट्रल सेल होगा जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होगी। ये वाला हो गया पोलर न्यूक्लियाई। यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 न्यूक्लियाई होती है। लेकिन सेल काउंट करें तो 3 सेल माइक्रोपाइल की तरफ, 3 सेल चैलेजा की तरफ, 6, और बीच में एक ही सेल होता है सेंट्रल सेल। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है एक एम्ब्रियो सैक, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये लिखा हुआ है इट इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड एट मैच्योरिटी। तो ऐसा होता है। नेक्स्ट, इट इज फ्री न्यूक्लियर, नहीं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं है, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है कब? जब 3 टाइम्स डिवीजन शुरुआत में होती है।
तो इनिशियल फेज में तो बोल सकते हैं कि हाँ है फ्री न्यूक्लियर, क्योंकि पहले न्यूक्लियाई की डिवीजन हो गई है। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। इट इज सिचुएटेड इनसाइड इंटेग्यूमेंट बट आउटसाइड, नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, न्यूसेलस के अंदर होती है। इट हैज एन एग एपरेटस, एग एपरेटस बोलते हैं साइनर्जिड और एग सेल को मिलाकर, सिचुएटेड एट चैलेजल, चैलेजल नहीं माइक्रोपाइलर टर्मिनल पे है। तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, यानी कि फर्स्ट टू 1 and 2 ये करेक्ट हो गया। आंसर क्या करना है, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन विथ ट्रू स्टेटमेंट, तो सी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, डाइकॉट, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट सीड में एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाती है, लेकिन कैस्टर, कस्टर्ड एप्पल या पॉपी प्लांट, इन तीनों में रह जाता है। कौन कौन सा, तो कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, कैस्टर एंड पॉपी, ये तीनों प्लांट डाइकॉट की है, डाइकॉट की है, जिसमें नहीं होना चाहिए था एंडोस्पर्म बट रह जाता है। और मोनोकॉट के केस में एंडोस्पर्म नॉर्मल कंडीशन में होती है, परसिस्टेंट हो जाती है, लेकिन ऑर्किड मोनोकॉट होने के बाद भी ये नॉन एंडोस्पर्मिक है। अब इसके बेसिस पर ये क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर सीड फॉर्मेशन इन, ये बोल रहा है नॉन एंडोस्पर्मिक का नाम बताइए। तो एक तो डाइकॉट आंसर हो सकता है, लेकिन डाइकॉट में कैस्टर होगा, नहीं होगा, ठीक है, कैस्टर एंडोस्पर्मिक होती है। कोकोनट मोनोकॉट है, इसलिए एंडोस्पर्मिक है ये, और ग्राउंड नट डाइकॉट है, इसलिए इसमें एंडोस्पर्म नहीं होगी, नॉन एंडोस्पर्मिक, इसी को एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन डैश कंडीशन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन सेम प्लांट, एक ही प्लांट में मेल फीमेल दो अलग अलग फ्लावर यदि प्रेजेंट हो अलग अलग पोजीशन पर, तो प्लांट मोनोएसियस लेकिन यूनिसेक्सुअल कंडीशन में कहलाएगा। मेज प्लांट इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, तो पहला कंडीशन हो गया इन मोनोएसियस, तो ये हो गया मोनोएसियस, दो दो है यहां पर, आगे देख लेते हैं कौन सा हो सकता है। इन मोनोएसियस कंडीशन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन सेम प्लांट एंड एन एग्जाम्पल ऑफ मेज, यस यही वाला है, तो हमारा आंसर इसलिए फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Which of the following have bisexual flower? ठीक है, bisexual flower, तो मेज में तो यूनिसेक्सुअल होती है, ककंबर में भी यूनिसेक्सुअल होती है। चाइना रोज, चाइना रोज के अंदर स्टेमन और कार्पेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगी, मालवेसी फैमिली का ये एग्जाम्पल है चाइना रोज, और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेन करता है। ठीक है, इन तीनों में यूनिसेक्सुअल कंडीशन होती है, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, लेकिन इन तीनों में एक ही प्लांट के अंदर अलग अलग पोजीशन पर फ्लावर होते हैं, तो मोनोएसियस वाला यूनिसेक्सुअल है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए कि जैसे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन यहां पे हो रही है, डायग्राम एनसीईआरटी में बनी हुई है, आपको लेबल करने को दिया जाएगा यहां पर ए बी सी डी, ये क्या क्या कंडीशन में है। तो ए यहां पर ये देख रहे हैं हम लोग कि जैसे ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जब लैंड किया तो सबसे पहला काम होता है इसमें पॉलन पेस्टिल इंटरेक्शन में जर्मिनेशन हो जाती है पॉलन ट्यूब की। दूसरा काम होता है ये ग्रोथ करता है, तो यहां पे ए वाला डायग्राम यही दिखाया हुआ है कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है, यानी ए यहां पर पॉलन ट्यूब है। अब यहां से एंट्री हो गई है इस ग्रोथ के बाद, यहां से ये एंट्री हो गई है इस पॉलन ट्यूब की, तो पॉलन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट कौन कौन से सेल्स होते हैं, तो पॉलन ट्यूब के अंदर दो सेल होती है,
वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, शुरुआत में वेजिटेटिव सेल रास्ता दिखाता है, लेकिन एंट्री के समय पोजीशन बदल जाती है, ऊपर की तरफ आ जाता है जनरेटिव सेल और नीचे की तरफ वेजिटेटिव सेल, और यही जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना लेता है। पोलर न्यूक्लिया अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे, सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होती है पोलर न्यूक्लिया। तो ये सी वाला जो है ये है यहां पर पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, और बी वाला यहां पे चेलेजा की तरफ के सेल्स को एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल। यानी ई वाला जो है ये साइनर्जिड वाला सेल होता है, ठीक है। तो ए हो गया हमारा पोलन ट्यूब, सब में है ऑप्शन में फर्स्ट, लेकिन बी वाला एंटीपोडल सेल की बात कर ले तो ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी और डी में है। यदि आंसर हमारा सी या डी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, सी वाला ऑप्शन यहां पे है पोलर न्यूक्लियाई। अब सी में यहां पे लिख दिया है साइनर्जिड, जो ठीक नहीं है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, और डी वाला एग सेल और साइनर्जिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हमारा आंसर इसमें डी होगा। तो एक कॉमन टाइप की ओव्यूल के स्ट्रक्चर यदि हम देख लें, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक देख लें, तो वो इसी कंडीशन में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, द कोकोनट वाटर, यानी ये साइटोप्लाज्म है बेसिकली, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूक्लियाई होगी बहुत सारी, और इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट एंडोस्पर्म है, वो लिक्विड एंडोस्पर्म है वो, ठीक है, जिसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के कारण बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। तो पहला ऑप्शन है फ्लैसी मीजोकार्प, नहीं मीजोकार्प नहीं हो सकता है, फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो, नहीं एंडोस्पर्म है ये, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है, कोई सा भी एंडोस्पर्म नहीं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और एक क्वेश्चन और लास्ट बता दे रहा हूं मैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि मोनोकॉट के केस में एक ही कॉटिलिडन होती है जिसका नाम है स्क्यूटेलम। जो हार्ट शेप की स्ट्रक्चर बनती है एम्ब्रियो की, उसमें एक ही कॉर्नर में ग्रोथ ज्यादा होता है और उससे स्क्यूटेलम बन जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस भी है, डिस्क्रिप्टिव 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, जैसे एम्ब्रायोजेनेसिस मैंने बोला, ये 5 मार्क्स तक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तब तक के लिए बाय बाय।